नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके YouTube चैनल मीठी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओ शदानीरा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसको एक बार देखते ही सारा क्वेश्चन का उत्तर आपके दिमाग में होगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दे ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए प्रश्न अब स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण हैं? तो उत्तर ये रहा आपके सामने। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चंपारण में बहुत सारा वृक्ष, पेड़ पौधे सब हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने बाहर से जो भी आए सबने रहने के लिए, खेती के लिए वहाँ पे पेड़ पौधा काटने लगे। तो सबसे पहला प्रमुख कारण है जंगलों का कटना। वन के वृक्ष जल राशि को अपने जड़ों में थामे रहते हैं, नदियों को उन्मुक्त नवयौवना बनने से बचाते हैं। उताल वृक्ष नदी की धाराओं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। यदि जल राशि नदी की सीमाओं से ज्यादा हो जाती है तब बाढ़ आती ही है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले ये गगनचुंबी वन ना हो तब नदियां प्रचंड कालिका रूप धारण कर लेती है। वृक्ष उस प्रचंडता को रोकने वाले हैं। आज चंपारण में वृक्ष को काटकर कृषि युक्त समतल भूमि बना दी गई है। अब उन्मुक्त नवयौवना को रोकने वाला कोई ना रहा, इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराती है। लगता है मानो मानव के कर्मों पर अट्टहास करने के लिए, उसे दंड देने के लिए नदी में भयानक बाढ़ आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पारे को कुछ विलोपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। लेखक ने पाठ के संदर्भ में कीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहा है कि जिस प्रकार पारा एक दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे कुछ पदार्थों के संगम से बिल्कुल भिन्न पदार्थ का उद्भव हो जाता है, उसी तरह सिंदूर दक्षिण की संस्कृति और रक्त इस प्रदेश की निधि बनकर एक अन्य संस्कृति का निर्माण कर गए। 3 नंबर का प्रश्न, धांगर शब्द का क्या आशय है? तो उत्तर इस प्रकार से होगा। धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में है भारे का मजदूर। धांगर एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगर जाति आदिवासी जातियों ओराव, मुड़ा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं। धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करते हैं। 4 नंबर का प्रश्न, थारवो की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारवो की गृह कला अनुपम है। कला उनकी दैनंदिन जिंदगी का अंग है। धान पात्र सीक का बनाया जाता है, आकर्षक रंगों और डिजाइन में। सीक और मूज से घरेलू उपयोगिता के सामान बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। उनके गृह सामानों में
उनकी कला और उसके सौंदर्य की झलक मिलती है। धवल सीपों और बीज विशेष से बनाए जाने वाले आभूषण जो उनकी संस्कृति की झलक दिखाते हैं, जिनका उदाहरण लेखक ने नववधू के अपने प्रियतम को कलऊ कराने के संदर्भ में झनकृत होने वाली वेणियों से दिया है। उनकी कला उनकी मधुर और स्निग्ध संस्कृति की मनमोहक झलक दिखाती है। तो इसमें थारूओं के बारे में बताया गया कि थारू जाति जो थे वो किस तरह से रहते थे। तो जिसका नया नया शादी होता था तो वो अपने पति के लिए खेत में कलऊ यानी कि नाश्ता लेकर जाती थी। 5 नंबर का प्रश्न, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार किया करते थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के लिए लाजमी था, जिसे 3 कट्ठा प्रणाली कही जाती थी। नील की खेती जिस भूमि में की जाती थी उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी और भूमि बंजर हो जाती थी। केमिकल रंगों के इजाद होने के बाद 3 कट्ठा से मुक्ति पाने के लिए किसानों को मोटी रकम गोरे ठेकेदारों को देना पड़ता था। जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर तक नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रैयत को देना पड़ता था। 6 नंबर का प्रश्न, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवहन का साधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलने से बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बिना परिवहन के साधन के विचारों का संप्रेषण नहीं हो पाता है, वह स्थानिक रह जाता है जिसे आसानी से दमन किया जा सकता है। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहां भी ना पहुंच जाए और शेष भाग का सहयोग उन्हें ना मिल जाए। यह उसकी सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक था। तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि गंगा पर पुल बन जाने के बाद तो वहाँ के लोग दूसरे जगह जाते और दूसरे जगह के लोग वहाँ आते। इससे दूसरे का विचार, हाव भाव इन लोगों को पता चल जाता, तो अंग्रेजों को अपना शासन करने में कठिनाई हो जाती। उसके बाद उसको निकाल दिया जाता। तो ये लोग ज़्यादा जानकार नहीं हो पाए, इसीलिए गंगा पर पुल नहीं बनाई जा रही थी ताकि ये कहीं ना जा पाए और ना कोई और आके इन लोगों को समझा पाए या जागरूक कर पाए। 7 नंबर का प्रश्न, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने महती काम किए। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। बरहरवा के विद्यालय में श्री बवंजी खोखले और उनकी विदुषी अवंतिका बाई खोखले ने चलाया। मधुबन में नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। भितिहरवा में वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोपन जी ने चलाया। बाद में पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल की। 8 नंबर का प्रश्न, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी
शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और निष्कलुष चरित्र निर्माण समझते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार पद्धति के समर्थक थे, अर्थात बच्चे सुसंस्कृत और निष्कलुष चरित्र वाले व्यक्तियों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त करें। अक्षर ज्ञान को वे इस उद्देश्य की प्राप्ति में विधेय मात्र मानते थे। वर्तमान शिक्षा पद्धति को वे खौफनाक और है मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक और चारित्रिक विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करती है। इस पद्धति में बच्चों को दस्तावेज रटाया जाता है ताकि आगे चलकर वे क्लर्क का काम कर सके। उनका सर्वांगीण विकास से कोई सरोकार नहीं है। जीविका के लिए नए साधन सीखने के इच्छुक बच्चों के लिए औद्योगिक शिक्षा के पक्षधर थे। तात्पर्य यह न था कि हमारी परंपरागत व्यवसाय में खोट है, वरन यह कि हम ज्ञान प्राप्त करें, इसका उपयोग अपने पेशे और जीवन को परिष्कृत करें। 9 नंबर का प्रश्न, पुंडलिक जी कौन थे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। गांधी जी ने उन्हें बेलगांव से सन 17 में बुलाया था, शिक्षा देने और ग्रामीणों के भयारोहण के लिए। पुंडलिक जी गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। पहले एक कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। एक दिन एमन साहब, जो उस समय बड़े अत्याचारी थे, आए तो पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता गांव वालों को दी। यही निर्भीकता चंपारण अभियान की सबसे बड़ी देन है। इससे आगे का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में मिलेगा। तो जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दे, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।